So we were on the topic of method to be considered while preparing project planning. तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 पॉइंट समझा. These 4 points are planning for the project work. Second is organization manpower planning. Third one is financial planning, and the fourth one is planning for the information technology. अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पहला वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है about the clarity of the work, clarity about the task, that what task and on which sequence we just need to complete the task. ये पहला जो आपका पॉइंट है ये क्लैरिफाई करता है, ठीक है, कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करने हैं, वर्क डिवाइड कैसे होगा, इसके बारे में आपका जो है वो फर्स्ट पॉइंट बताता है. सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर प्लानिंग. कितने ह्यूमन रिसोर्सेस की क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ पीपल कितने चाहिए प्रोजेक्ट को अकॉम्प्लिश करने के लिए. सो दैट विल बी इन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर प्लानिंग. नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग. इन द फाइनेंशियल प्लानिंग कि हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, फॉर व्हाट, फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज द फाइनेंशियल planning. Next one is planning the information system. When we require the data, अगर मुझे data required है तो ऐसे situation में मैं data कहाँ से basically कहाँ से बोल सकते हैं ना procure करना है, कहाँ से लेना है, that will be clarified by this point. So these 4 points are clear to all of you, that what we need to consider when we are doing the project planning. ये clear हो गया सबको? Everyone? This 4 point is clear, that what we need to consider when we are doing the project planning. Clear? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. First point क्या है? Project work जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में क्या होना चाहिए. सेकंड है मैन पावर प्लानिंग, कितने लोगों की जरूरत है, कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, और लास्ट में इंफॉर्मेशन जो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो चाहिए वो कहां से हम प्रोक्योर कर सकते हैं, राइट. So these are the 4 things which we need to consider. Okay, what is the need for the project planning? Project planning के preparation की क्या जरूरत है? Why we need to prepare for the project planning? What is the requirement of it? So obviously that is for the direction of performance, that how we are going to do the work. इसके लिए जरूरी है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग का प्रिपरेशन करना. प्रोजेक्ट प्लानिंग को अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे प्रॉपरली, इसको नहीं लिखेंगे, कहीं पर इसको मेंशन नहीं करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू मेक अ कंफ्यूजन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, और इसकी वजह से आपका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में दिक्कत आएगा, ठीक है. लोगों को अपना काम पता नहीं लगेगा, कैसे वर्क करना है, परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्म कैसे करना है, ये कंफ्यूज कर सकता है अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है अगर हम नहीं करते हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग को, ठीक है. क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आप ऐसे नहीं कि यू हैव अ लैंड एंड इफ यू हैव अ लेबर यू विल स्टार्ट डूइंग द वर्क, बट यू जस्ट नीड टू प्लान. दैट्स व्हाई द आर्किटेक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एज वेल, right? The same thing is here. For starting any project in the business, we just need to make the plan first, and after that we are going to execute it. ठीक है. So the first one is direction of performance. For the classification of the complex activities, यानी वैसे एक्टिविटीज जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है और साथ साथ में उसमें एक्सट्रीम एक्सपर्टीज की जरूरत है, ऐसी चीजों के लिए हमें उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं. जो इजी टास्क है, जो इजीली आपका सारा जो काम हो जाएगा कंप्लीट, उसको हमने एक कैटेगरी में रख दिया, कॉम्प्लेक्स टास्क को हमने एक कैटेगरी में रख दिया, ठीक है. सो वी आर एबल टू क्लासिफाई द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज इन शॉर्ट, ठीक है. फिर इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की क्या जरूरत पड़ेगी वो भी हम प्रोजेक्ट प्लानिंग से ही क्लैरिफाई कर सकते हैं. उसके अलावा आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कैसे होना चाहिए, वेस्टेज को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, दैट शुड बी बिकॉज ऑफ द प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग.
प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने पहले वाला पॉइंट में भी कराया था, यू हैव अ कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट, प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट कि आगे चल के अगर ये प्रॉब्लम आता है तो इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम विल बी देयर, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग की इसीलिए रिक्वायरमेंट है फॉर दीज थिंग्स। अगर आप सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं तो आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग सबसे पहले जरूरी है, तब जाकर के आप अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सकते हैं। सो दीज आर सम टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? एवरीवन, दीज पॉइंट्स आर क्लियर? These points are clear? Yes, ma'am. Okay. Let's move toward our success story. But before that, let me explain about the franchise. And I guess ये सारी चीजें आप लोग को पता होंगी। फ्रेंचाइज क्या है, फ्रेंचाइजर कौन है, फ्रेंचाइजी क्या है, कौन है, फ्रेंचाइजिंग क्या है, ये चारों टर्म्स पता है सबको? I'm asking something. फ्रेंचाइज के बारे में पता है? Yes, ma'am. क्या होता है? ठीक है, फ्रेंचाइजिंग और बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, लेंसकार्ट। So how many of you already know about this company? कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? Sonam, and what about the others? So I guess you all knows about this company, including me. तो can anyone tell me that in what product they are dealing with? ऐसा तो ये बहुत ही easy question है, I guess. ये question है ही नहीं। किस चीज में डील करता है? ऑप्टिकल लेंसेस। लेंसेस, स्पेक्टिकल्स, राइट? ओके, सो अगर इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम देखें, तुम लोग अपनी क्लास का ही पॉपुलेशन देख लो, इसमें बहुत लोगों को स्पेक्स जो है वो चढ़ा हुआ है, स्पेक्स वो लगाते हैं बिकॉज इट इज अ नीड, बिकॉज ऑफ द वीक विजन और साइट की वजह से चश्मा जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग लगाते हैं, यूज करते हैं। और इंडिया में लगभग 2/3, इट मीन्स लगभग 66.66% जो है द पीपल आर बेसिकली यूजिंग द ऑप्टिकल्स, मतलब चश्मा जो है वो लगाते हैं। अब चश्मा की रिक्वायरमेंट, स्पेक्स की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब हमें कोई आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। आप लोगों ने हेट्रोमायोपिया, मायोपिया, हेट्रोमायोपिया ये सारे टर्म्स सुने होंगे जब आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा था। तो यहाँ पर जो हेट्रोमायोपिया है, जब आपको नजदीक का देखने में दिक्कत है, मायोपिया व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी, दूर की चीजें, फार साइट में जब दिक्कत होती है, तो इट इज अ नीड। बट ये नीड जो है अब के टाइम पे ये एक फैशन और एक ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। कुछ लोग की जरूरत है चश्मा लगाना, कुछ लोग फैशन के लिए चश्मा लगाते हैं, कुछ लोग सनग्लासेस यूज करते हैं टू लुक कूल एंड ऑल। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट नाउ द स्पेक्स इज अ ट्रेंडी एंड फैशनेबल, जो है वो एक एसेसरीज में आता है, ट्रेंडी और फैशनेबल एसेसरीज है अब चश्मा, नीड भी है और साथ साथ में ये लोग शौक से भी लगाते हैं। तो 2010 में लेंसकार्ट जो था वो इंडिया में उसको स्टार्ट किया गया, एस्टैब्लिश हुआ ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी, लेंसकार्ट से पहले कोई इस तरीके का चेन, चश्मे का कोई स्टोर या चेन नहीं था इंडिया में। और जब लेंसकार्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दे स्टार्टेड विद द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी दे आर सेलिंग देयर स्पेक्स, as well as they have more than 80 stores present in all over India, ठीक है। जो ये ऑफलाइन भी चश्मा बेचते हैं, सेल करते हैं, और ऑनलाइन भी इनके स्टोर में आपको चश्मा मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो लेंसकार्ट है, दे आर बेसिकली सेलिंग देयर प्रोडक्ट वाया देयर ओन लिंक, अपना वेबसाइट से ये जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और इनका जो
लेंसकार्ट की सबसे अच्छी अगर मैं बात बोलूं कि क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाई वी आर गोइंग टू परचेज द स्पेक्स ऑफ लेंसकार्ट। सो ये कंपनी जो है ये आफ्टर सेल सर्विस भी इनका बहुत स्ट्रांग है। प्रोडक्ट इनके पास, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट बहुत हाई है, यानी इनके पास बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल है, ठीक है। सो लेंसकार्ट जो है वो फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। सो फरीदाबाद बेसिकली दैट इज इन हरियाणा, बट ये दिल्ली एनसीआर में आता है। सो आपका फरीदाबाद बेस्ड ये ऑप्टिकल है, और ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड इनका काम चलता है। जैसे कि अगर आपको पावर वाले चश्मे चाहिए तो इसके लिए आपको पहले प्रेस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा, तब जा करके उसके बेसिस पर आपको स्पेक्स रेडी करके मिलेंगे। अगर आप कल को जा रहे हो स्टोर में, किसी भी स्टोर में आप जाओ चश्मे के, और आप कहोगे कि यस मुझे पावर है, लेकिन आपको पता नहीं कि क्या नंबर है आपके चश्मे की, तो कोई कैसे बनाएगा, है ना। सो वर्बली आपका कभी भी स्पेक्स जो नीड बेस्ड स्पेक्स है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट सन ग्लासेस एंड द फैशनेबल ग्लासेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नीड बेस्ड जो है, वो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर लेंसकार्ट जो है वो आपको स्पेक्स बना करके प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये जो है लेंसकार्ट जो है वो ई कॉमर्स के अलावा ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स, यानी इनके ऑफलाइन स्टोर्स भी जो है वो अवेलेबल हैं इनके पास। अगर और आजकल तो इनके पास सुविधा है, दे आर बेसिकली आई चेकअप भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इनके स्टोर में, और घर पे भी आकर के आई चेकअप वो कर देते हैं। तो दिस इज द समथिंग, द सर्विस विच द लेंसकार्ट इज प्रोवाइडिंग, दैट इज फेनोमेनल इन शॉर्ट। सो यहाँ पर इनका अभी 2021 के हिसाब से 80 फिजिकल रिटेल स्टोर है इनके पास, और इनका जो फैक्ट्री है दैट इज इन चाइना, चाइना में इनकी फैक्ट्री, और वहां से लगभग 20% इनका जो फ्रेम का प्रोडक्शन है वो वहीं से आता है, ठीक है। उसके अलावा जो लेंसकार्ट है उसके बारे में देखते हैं, और कि इनका जो रेवेन्यू मॉडल है, इनका जो रेवेन्यू मॉडल है उसके बारे में भी देखेंगे। पहले देखते हैं इनका हाईलाइट क्या है। सो इसका लीगल नाम है लेंसकार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दैट इज इन फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर, इंडिया। इंडस्ट्री क्या है, प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर। प्रिस्क्रिप्शन इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर हमें जो चश्मा बनवाते हैं उसके बेसिस पे कह रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर है। और ई कॉमर्स भी इनका इंडस्ट्री है। 2010 में इट वाज फाउंडेड इन 2010, एंड फाउंडर इनके 3 है, पीयूष बंसल, सुमित कापही, और नेक्स्ट वन इज अमित चौधरी, ठीक है। सीईओ कौन है, तो पीयूष बंसल इसके सीईओ हैं, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वैल्यू टेक्नोलॉजीज, एंड इसका अभी वैल्यूएशन है दैट इज $2.5 बिलियन 2021 जुलाई के हिसाब से। अबाउट लेंसकार्ट एंड हाउ इट्स वर्क। सो जो लेंसकार्ट है ये आपका लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी है, और ये मेंटेन करता है ऑनलाइन ऑप्टिकल स्टोर पैक्ड, और इनके पास ना हर टाइप का आपको आई ग्लासेस और फ्रेम्स मिल जाएंगे। दे हैव द ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल वन। सो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वाले जो चश्मे आते थे पहले वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, साथ साथ में ट्रेंडी आई ग्लासेस और चश्मे भी आपको मिल जाएंगे जो आजकल फैशन में है। अभी कुछ दिन पहले एविएटर बहुत ज्यादा चल रहा था, तो लाइक हर एक कोई पावर में भी एविएटर उनको चाहिए था, सो बेसिकली वो भी इनके पास अवेलेबल है। उसके अलावा और एक और सबसे अच्छी बात है कि इतना ज्यादा प्रोडक्ट असॉर्टमेंट होने के बाद भी दे आर नॉट चार्जिंग वेरी हाई प्राइस फॉर द स्पेक्स। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी रीजनेबल, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में ये आपको चश्मा प्रोवाइड करते हैं। फ्री डिलीवरी की भी सुविधा है, आपके घर तक ये डिलीवर कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा हाई है। रेफरल कोड अगर आपके पास आता है तो यू विल गेट वेरी हाई डिस्काउंट ओवर परचेजिंग, राइट। उसके अलावा जो लेंसकार्ट है मैंने बता ही दिया कि दे आर बेसिकली प्लेयर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इनका मॉडल क्या है, सो देयर मॉडल इज B2C, यानी बिजनेस जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है, डायरेक्टली कंज्यूमर तक रीच करता है, दैट्स व्हाई देयर मॉडल इज B2C, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो लेंसकार्ट है उसकी एक्यूरेसी भी देखा जाए तो ठीक है, एक्यूरेसी इनका ठीक है, 99% के अराउंड इनकी एक्यूरेसी है। जो आई चेकअप आप कराते हो तो लगभग 99-98% इनकी एक्यूरेसी रहती है। उसके अलावा इनका जो 3 सक्सेस फैक्टर है वो तीन चीजें हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी पोर्टफोलियो, सो प्रोडक्ट बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है। सेकंड मतलब क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट डिजाइन अच्छा है, और पोर्टफोलियो का मतलब दे हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। उसके अलावा आपका नेक्स्ट है कि इनका टारगेट मार्केट साइज क्या है।
तो 2021 में लगभग इन्होंने the market for eyewear in India has recorded revenue of $4,427 million जो है 2021 में इन्होंने अर्न किया था, मतलब रेवेन्यू है लगभग मार्केट में आईवेयर का। अच्छा, मार्केट में इनका लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी चश्मा सेल होते हैं उसके बेसिस पे बताया जा रहा है कि लगभग 4,427 मिलियन है 2021 में था, जिसमें से 1,985 मिलियन जो है वो लेंसकार्ट का सेल हुआ है। उतना पैसा लेंसकार्ट के पास आया है। लेंसकार्ट का क्या एम है? विजन टू इंडिया, इंडिया को विजन प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके अलावा इनका नेम, लोगो, यहाँ पर लोगो नहीं है लेकिन आप लोग, मुझे लगता है लोगो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसा लोगो है इसका। देख रहे हो सब लोग, एवरीवन? यस मैम। ठीक है। सो स्पेक्स डिजाइन में ही इनका लोगो है। इनका टैगलाइन है लॉग ऑन प्ले ऑन, ठीक है। सो इनका टैगलाइन ये है। अब हम देखते हैं फाउंडर्स के बारे में कि कौन कौन फाउंडर है। तो आप लोग में से मुझे लग रहा है बहुत लोग जानते होंगे कि हु इज पीयूष बंसल, है ना? जानते हो ना? यस मैम। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट समझ ही गए होगे। सो यहाँ पर वही चीज है कि पीयूष बंसल जो है वो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आपके वैल्यू टेक्नोलॉजी के, फाउंडर है। और ये पेरेंट कंपनी लेंसकार्ट के भी फाउंडर है, सीईओ है। ये एक दिल्ली हाइट है, यानी दिल्ली में ये रहे हैं हमेशा से, शुरू से इनका बर्थ दिल्ली में हुआ है। और इन्होंने पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल से किया है दिल्ली में। और इनका एम ये था कि ये आईआईटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते थे, बट इन्होंने ये नहीं कर पाए, आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए। उसके बाद ये मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में जाकर इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहां से पढ़ाई की। उसके बाद फिर, और इन्होंने वहां जो इंजीनियरिंग की थी वो 3 चीजों पे था, आईटी कंट्रोल एंड ऑटोमेशन पे था। और इसके बाद इनकी जॉब लग गई माइक्रोसॉफ्ट में। और माइक्रोसॉफ्ट में जब इनकी जॉब लगी तो ये बिल गेट्स से भी मिले वहां पर, ठीक है। फिर उनको समझ आया कि लाइक हाउ ही इज अ वेरी रिच पर्सन, क्यों ये रिच पर्सन है, उनके बारे में उन्होंने सोचा। फिर उनको मन किया, मतलब पीयूष बंसल का ऐसा था कि हाँ चलो कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने यूएस में भी एक ना कंपनी शुरू की थी, flyer.com। तो वो भी आपके आई विजन और ये वही चश्मे से रिलेटेड था। उसके अलावा जब ये फिर इंडिया वापस आए तो इंडिया में इनका मन किया कि मैं पीजी कर लेता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इन्होंने आईआईएम बैंगलोर से अपनी पढ़ाई एमबीए वहां पर से किया। उसके बाद फिर इन्होंने वहीं पर ऑन कैंपस, मतलब कैंपस में ही ना, इन्होंने एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट रेडी किया था। और वह वेबसाइट का नाम था सर्च माई कैंपस। अभी सर्च माई कैंपस में इन्होंने ना बहुत सारी सुविधाएं दी थी। क्या क्या था उसमें? जैसे उसमें आप जैसे वेबसाइट के थ्रू आपको बुक्स के बारे में, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता था। तो बेसिकली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये इस तरीके का कुछ वेबसाइट जो है वो बिल्ड किया, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो इसकी हेल्प से, यानी इनसे मतलब हेल्प ले पाए इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। बाद में फिर इन्होंने फिर उन्होंने मतलब उसी समय इन्होंने अमेरिकन आईवेयर इंडस्ट्री के बारे में, मतलब अमेरिकन आईवेयर इंडस्ट्री भी स्टार्ट किया था, flyer.com। तो ये उसी समय के अराउंड, शायद आई गेस आईआईएम के टाइम पर ही इन्होंने ये भी स्टार्ट किया था। फ्लायर बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अमेरिकन बेस्ड इंडस्ट्री थी, अमेरिका की इंडस्ट्री थी। और उसके बाद इन्होंने ही डिसाइडेड लक इन इंडिया, और इन्होंने 2010 में यहाँ लेंसकार्ट स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन अबाउट द शार्क टैंक एंड ऑल, तो जस्ट लीव इट। नेहा बंसल, शी इज ऑल्सो co-founder ऑफ लेंसकार्ट। सुमित कापेही, ही स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और ये co-founder है लेंसकार्ट के। अमित चौधरी जो है, ही बेसिकली स्टडीड फ्रॉम बीआईटी मिश्रा। लेंसकार्ट जो है, इसकी ओनरशिप की अगर मैं बात करूं तो जो इक्विटी है, जो शेयर्स हैं वो बहुत सारी कंपनीज के पास हैं। पीयूष और नेहा बंसल के पास लगभग 8.21 और 8.18% ही बचा है बस शेयर्स। बाकी आप देख सकते हो यूनिलेजर के पास कितना ज्यादा है,
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास भी 5.36% आपका लेंसकार्ट का है। स्ट्रीट व्यू कैपिटल के पास 5.32% है। तो वी आर एबल टू सी दिस इज द लेंसकार्ट ओनरशिप। ओनर वो है जिनके पास शेयर्स हैं, तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा शेयर्स है। 20.21% जो है सॉफ्ट बैंक के रूप में है, सॉफ्ट बैंक के विच कंट्रोल्स बाय द सॉफ्ट बैंक। प्रेम जी ने भी इन्वेस्ट किया है, उसके अलावा केदारा कैपिटल के द्वारा भी इन्वेस्टेड है। तो यू कैन सी द होल सिनेरियो ऑफ द ओनरशिप। अब लेंसकार्ट की जो स्टार्टअप है, मैंने बताया था कि हाउ इट वाज स्टार्टेड। लेंसकार्ट का मिशन और विजन, आवर मिशन इज टू गिव इंडिया विजन, दैट इज अ मिशन। प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें तो इनके पास लगभग 5000 से भी ज्यादा फ्रेम्स है, ग्लासेस हैं, और 45 डिफरेंट क्वालिटी ऑफ हाई क्वालिटी लेंसेज भी है। तो दे आर बेसिकली डीलिंग विद ऑल द टाइप ऑफ आई वियर, लाइक स्पेक्स दे हैव लेंसेज, द फ्रेम्स भी इनके पास बहुत सारे हैं, ओवल, राउंडर्स, कैट आई, सन ग्लासेस है इनके पास, आई ग्लासेस हैं, प्रीमियम आई ग्लासेस हैं। उसके अलावा आजकल जो लोग यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा मोबाइल फोन और ये डेस्कटॉप, जिसकी वजह से रेज आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आई साइट को बहुत ज्यादा वर्सली इफेक्ट कर रहा है। तो इनके पास आई प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे स्पेक्स हैं विदाउट जीरो लेंसेज, जीरो पावर, सॉरी। सो लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल मैंने बता दिया था कि इट इज B2C, और आजकल कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज तो बहुत ज्यादा चल रहे, ट्रेंड में है, तो वो भी है। और इनका जो ऑफलाइन स्टोर है ना, दैट इज वर्किंग बाय अ फ्रेंचाइज मॉडल दे हैव। So franchise model, it means that they are providing the license to open the store. So they have a franchise model as well. ठीक है, तो आप उनसे फ्रेंचाइज लेकर you can also start dealing with the लेंसकार्ट product. ठीक है। फंडिंग के बारे में देख सकते हैं आप यहाँ पर कि फंडिंग डिटेल्स, बहुत सारे जगह से इन्होंने फंड लिया है ऐसे। इन्वेस्टमेंट, सीड राउंड, वेंचर राउंड, सीरीज ए। एक्विजिशन की बात करें तो इन्होंने अभी तक 2021 अप्रैल 27 तक इन्होंने सिर्फ एक कंपनी एक्वायर किया था, दैट वाज डेली जॉय। और अगर मैं बात करूं 2020 और 21 में ग्रोथ रेशियो क्या था, तो बहुत ही कम ग्रोथ रेशियो था ऐसे। इनका रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 1% ग्रोथ था। 900.2 करोड़ था 2020 में, और 2021 में 905.3 करोड़ था। ठीक है। लेंसकार्ट रेवेन्यू ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं, हर साल कितना इन्होंने अर्न किया है। उसके अलावा इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन कौन है? सो जीकेबी ऑप्टिकल, कूल विंग्स, स्पेक्स मेकर, डील्स फॉर ऑप्टिकल, लेंस बाजार, ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। चैलेंज जो कंपनी ने फेस किया था सबसे ज्यादा ई कॉमर्स को लेकर फेस किया था, क्योंकि इन्होंने ना अभी डिजिटल ट्रायल सिस्टम भी है जहां पर आप चश्मा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये जो लेंसकार्ट है इसको बहुत मुश्किल हुआ कि जो कन्वेंशनल जो हमारे थॉट प्रोसेस है कि चश्मा जो है वो कैसे कोई ऑनलाइन खरीद सकता है, वो उसमें इनको बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि परसुएशन इनको बहुत हाईली करना पड़ा कस्टमर्स को। और इसी वजह से जो प्री कंसीव नोशन था उनको शिफ्ट करना इनके लिए बहुत जरूरी था, एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी था। और इसीलिए इन्होंने हाई क्वालिटी गुड्स एट लोअर प्राइसेस पे प्रोवाइड करके ऑनलाइन के भी थ्रू दे स्टार्टेड कॉम्पीटिंग विद द ब्रिक एंड मॉर्टर कॉम्पिटिटर्स जो जिनका स्टोर अवेलेबल था। So this is how the लेंसकार्ट challenges, मतलब लेंसकार्ट face the challenges. फ्यूचर प्लान क्या है? तो अभी इनका ऐसा है कि अभी फिलहाल तो ये चाहते हैं कि 2 साल में लगभग 500 न्यू स्टोर्स को ओपन करें, यानी कि ऑफलाइन स्टोर को 2000 स्टोर 5 साल में ये चाहते हैं ओपन कर लेना। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे आर बेसिकली, दैट इज देयर फ्यूचर प्लान. So I guess these points are clear to all of you that how this company is working. Clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. So see, move toward the new chapter, that is buying an existing business. अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये चैप्टर जो है ये हम लोगों ने पहले भी किया है, याद होगा तुम लोगों को 4th सेमेस्टर में. So कोई मुझे बताएगा कि अगर बिजनेस शुरू करना है तो how you are going to start the business? You are going to start the business by scratch, or you are going to start, or you are going to purchase an existing business?
टेल मी, कितने लोग बिजनेस जो है स्क्रैच से शुरू करेंगे, यानी बिल्कुल न्यू बिजनेस शुरू करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू, रेज योर हैंड. How many of you are going to start the business by scratch? Raise your hand. मतलब कोई भी बिजनेस शुरू नहीं करेगा स्क्रैच से. अच्छा, कितने लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदेंगे? अच्छा, बाकी बच्चे अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसी के लिए क्वेश्चन है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को कौन खरीदेगा और बिजनेस अपने से कौन शुरू करेगा, स्क्रैच से कौन शुरू करेगा. सो विकास एंड नंदिनी, ये हैंड रेस किस चीज के लिए है? स्क्रैच के लिए या फिर परचेज करोगे एग्जिस्टिंग बिजनेस? स्क्रैच के लिए. ओके. सो देखो, जब आप कोई बिजनेस स्क्रैच से शुरू करते हो, इसका मतलब है यू आर स्टार्टिंग इट विथ योर ओन न्यू आइडियाज, राइट? सो दैट इज बाय स्क्रैच. और जब, हाँ बिल्कुल ओके, और जब आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदते हो तो वहां पर आपका लेग वर्क जो होता है, यानी जो एफर्ट होता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है. देखो, एग्जिस्टिंग बिजनेस भी दो टाइप का है. एक तो रनिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, और एक बिजनेस होता है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, दैट इज नॉट इन प्रोसेस. लाइक अगर एक शुगर मिल का एग्जांपल ले, तो शुगर मिल जो है वो बंद पड़ा है 50 साल से, दैट इज नॉट अ रनिंग बिजनेस. यानी इकोनॉमी में उसका रोल एकदम खत्म हो चुका है. बट दैट पर्टिकुलर बिजनेस के पास लैंड अपना अवेलेबल है, एक फैक्ट्री अवेलेबल है, ठीक है. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट एक रनिंग बिजनेस जो है, जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, उसका प्रोडक्ट मिल रहा है, सर्विस, अगर वो सर्विस रिलेटेड बिजनेस है तो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं रनिंग बिजनेस, ठीक है. तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने का अगर मैं एडवांटेज पूछूं तो कौन मुझे बताएगा एडवांटेजेस ऑफ परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस? रेज योर हैंड, बताओ. यस सृष्टि. मैम, न्यू कस्टमर नहीं बनाने पड़ेंगे और आपका लोकेशन पहले से एक बना हुआ रहेगा. वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? ओके, वेरी गुड सृष्टि. नेक्स्ट कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? यस आराध्या. मैम, लोअर रिस्क ऑफ फेलियर होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने की, तो आपके जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हो तो यहां पर आपका जो एफर्ट है वो कंपैरेटिवली टू स्क्रैच वो बहुत ही कम हो जाएगा. यू डोंट नीड टू यूज, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा फॉर कस्टमर, फॉर रेवेन्यू, फॉर ब्रांड बिल्डिंग. ये सब चीजों में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. यहां पर आपका कैसे काम चलेगा? आप एक रनिंग बिजनेस को परचेज करेंगे, आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होंगे, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा. यस, एंड प्रमोशनल कॉस्ट भी आपका रिड्यूस होगा. आपके पास एक बना बनाए कस्टमर बेस मिलेगा. फर्स्ट डे से आप प्रॉफिट को अर्न करना शुरू कर देंगे. एग्जैक्टली. सो एग्जिस्टिंग कस्टमर, एस्टैब्लिश सप्लाई चेन, बिल्कुल. अब जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो सेल कब कोई सेल, मतलब कब कोई कंपनी या कब कोई बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस को सेल करता है. अब यहां पर तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हो तो यू हैव टू डू द इंक्वायरी वर्क एज वेल, कि पर्सन क्यों आफ्टर ऑल सेल कर रहा है बिजनेस को, क्या रीजन है. जैसे कभी कोई अपना घर सेल करता है, हाउस सेल करता है, तो वहां पर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई दैट पर्सन इज गोइंग टू सेल दैट पर्टिकुलर हाउस. द सेम सिचुएशन इज हियर, कि जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है तब क्यों सेल किया जा रहा है, ठीक है. और एक और चीज कि जैसे आपका एक लिमिट होता है, आपका एक बजट है, जैसे मैं 50 लाख रुपीस दे सकती हूँ, तो दैट इज आवर बजट, दैट इज माई बजट, राइट. अब वो बजट के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस अवेलेबल है, और जो बिजनेस मैं परचेज कर रहा हूं या कर रही हूं उसके लिए मैं सूटेबल हूं या नहीं, मैं उसको चला पाऊंगा या पाऊंगी या नहीं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. क्योंकि जब आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को ले रहे हो तो आइडिया आपका नहीं है, आइडिया किसी और का था जिसको अब आपको रन करना है, आगे चलाना है,
ठीक है. So you have to be very much sure that you are capable to run this business or not, and your interest is suitable with this business or not. क्योंकि किसी और के आइडिया के साथ अब कोई पर्टिकुलर कोई बिजनेस है जिसमें सोप बन रहा है और आपका इंटरेस्ट बिल्कुल कोडिंग और टेक्नोलॉजी के लिए है, तो यहाँ पर तो आप दोनों का थीम ही अलग अलग है. आप कोडिंग और आईटी के बारे में सोच रहे हो, यू आर परचेजिंग अ बिजनेस ऑफ सोप इंडस्ट्री और सोप के बिजनेस को खरीद रहे हो, तो आपके इंटरेस्ट के साथ आप जो बिजनेस को खरीद रहे हो वो कितना ज्यादा मैच कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है. सो एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो परचेज करने का क्या आपका प्रोसेस है वो देखते हैं. सो यहाँ पर प्रोसेस है पहला, फाइंड अ सूट. पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक सूटेबल बिजनेस आप फाइंड आउट कीजिए. आप समझ गए कि मुझे स्क्रैच से बिजनेस शुरू नहीं करना, एग्जिस्टिंग बिजनेस से शुरू करना है, तो आपको सबसे पहले एक सूटेबल बिजनेस देखना पड़ेगा जो सेल होने वाला है, इसको सेल करना है. ठीक है. फाइंड अ सूटेबल बिजनेस. सेकेंड, आपको डिटरमाइन करना है, इंफॉर्मेशन देखना है उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड, यू हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन. द थर्ड इज लाइक डिटरमाइन द प्राइस. आप प्राइस को डिटरमाइन कीजिए, सेट कीजिए, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर टैट बिजनेस. उसके बाद नेगोशिएशन कीजिए डील में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो सेलर जो है वो 1 करोड़ बोल रहा है, आपका बजट 50 लाख है, तो आप निगोशिएट कीजिएगा. सो निगोशिएशन कीजिए और फाइनली जब निगोशिएशन के साथ डील डन हो जाए, देन व्हाट यू नीड टू डू, देन यू हैव टू फाइनेंस द ट्रांजैक्शन. फिर आप अपना फाइनेंस दे दीजिए, पैसा दे दीजिए और अपने बिजनेस को टेक ओवर कर लीजिए. सो पहला तो आपको बिजनेस चेक करना है, बिजनेस फाइंड कीजिए, इंफॉर्मेशन निकालिए उस बिजनेस से रिलेटेड. उसके बाद फिर आपको प्राइस देखना है, प्राइस कितना होना चाहिए. प्राइस नहीं सेट हो रहा, निगोशिएट कीजिए, डील डन कीजिए और फाइनली टेक ओवर कर लीजिए बिजनेस को. सो दिस इज basically stages of purchasing an existing business. This point is clear to everyone? This point is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. एंड आपको अगर लगता है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हैं तो आपका रिस्क बिल्कुल जीरो है, तो ऐसा नहीं होता है. इट्स नेवर पॉसिबल. रियलिटी कुछ और होता है. जब आप कोई बना बनाया बिजनेस को परचेज करते हैं तो आपका रिस्क सबसे बड़ा ये है कि आप ऑलरेडी यहाँ हैं तो आप यहाँ ना पहुंच जाए. सो दिस इज अ वेरी बिग रिस्क. You started with the ground level, so you want to be grow. ठीक है. So this will be the graph. But when you are already here, you cannot reach this place, so you have to work more for that, right? So यहाँ पर आपको अपनी कैपेबिलिटीज जो मैंने बताई दिया कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने इंटरेस्ट एरिया को चेक कर लो. उसके अलावा फाइनेंस देख लो, बिजनेस की स्टेबिलिटी और सिचुएशन को देखो, आगे चल के बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, किस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, ये चीज देखिए. उसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंस रेज करना है, तो फाइनेंस को रेज कीजिए प्रॉपर सोर्सेज से. उसके बाद फाइनली जब आप टेक ओवर करिए तो प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू आप टेक ओवर कीजिए. ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि भाई वर्बली टेक ओवर हो गया, पैसा दे दिया, खत्म. नो, वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डू इट इन द डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लीगल पेपर्स पे काम कीजिए, क्योंकि बिजनेस के लिए यू आर पेइंग अ वेरी ह्यूज अमाउंट. ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. ये सारे स्टेप्स को भी आपको देखना पड़ेगा अगर आपको रिस्क जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस में मिनिमाइज करना है तो. ठीक है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इज द प्राइस इज राइट. इज द प्राइस इज राइट का मतलब ये है कि भाई देखो, सेलर कुछ भी पैसा मांग सकता है अगर उसका बिजनेस रन कर रहा है. सो दैट सेलर इज गोइंग टू आस्क फॉर द 50 लाख, 50 करोड़, 1 करोड़, 15 lakh, whatever amount that is suitable for their business, he or she is going to ask. अब the question is that you are ready to purchase it on that cost or not. अब negotiation का क्या इसमें aspect है, क्या negotiation की सुविधा है? तो सबसे पहला अगर मैं पॉइंट बोलूं तो निगोसिएशन जो है वो सिचुएशनल बेस्ड होता है. सिचुएशनल बेस्ड का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप बिजनेस जो खरीद रहे हैं, जो सेलर है वो डेस्परेटली चाहता है बिजनेस को सेल करना बिकॉज ऑफ द बैड डेप्ट है, बैंक का बहुत ज्यादा कर्जा उसके सर पे है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको निगोसिएशन का सुविधा आपके पास ज्यादा है, आप लो कॉस्ट पर भी बिजनेस खरीद सकते हैं. अगर पर्सन जो बिजनेस को चला रहा था
वो पर्सन इल है, बीमार है, सिक है, तो ऐसे केस में भी यू आर एबल टू निगोशिएट, बिकॉज उसको जल्दी से जल्दी उस पर्टिकुलर बिजनेस को सेल करना है। ठीक है, तो आप यहां पर भी लो कॉस्ट में ले सकते हैं बिजनेस को। ठीक है, बिजनेस ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, यहां पर भी आप लो कॉस्ट में बिजनेस को परचेज कर सकते हैं। अब हाई कॉस्ट वाला सिचुएशन कब आएगा? जब मार्केट में आपके जैसे बहुत सारे परचेजर अवेलेबल हैं जो उस बिजनेस को खरीदने के लिए बिडिंग करने के लिए रेडी हैं, तो यहां पर निगोसिएशन के चांसेस बहुत लो हो जाएंगे और आपको हाई कॉस्ट पर बिजनेस मिलेगा। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, आपकी नेचर और आपकी निगोसिएशन कैपेसिटी पे भी आपका मतलब डिपेंड करता है, आप कितने रुपीस में, कितने पैसे में आप खरीदेंगे बिजनेस को। ठीक है, अब एग्जांपल में, इफ यू आर वेरी एक्सपर्टीज, यू आर नॉलेजेबल। ठीक है, एक मिनट, अगर यू आर एक्सपर्टीज, यू आर नॉलेजेबल, यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट हाउ टू परचेज द बिजनेस, सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू आर एबल टू निगोशिएट वेल। ठीक है, सो ये सारी कुछ रीजंस हैं जो डिफाइन करेगा कि क्या प्राइस राइट है और कैसे हम निगोशिएट कर सकते हैं, क्या एस्पेक्ट है निगोशिएशन का। सो इसी टॉपिक से लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अपने पॉइंट्स को। अच्छा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अगर किसी कंपनी का सीईओ और एमडी बनना है तो कौन सी स्किल्स और क्वालिटीज का नॉलेज होना जरूरी है? Whatever you are doing, just try to do it with your मतलब कंसर्न रखिए, हार्ड वर्क, प्रॉपर एजुकेशन, अच्छे कॉलेज से एजुकेशन, ये सब चीज मैटर करता है सीईओ के लिए। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक बुकिश लैंग्वेज में टर्म है। अगर आप बनना चाहते हो तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज वेरी रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके अलावा आप प्रमोशन कीजिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो इन सब चीजों से आप बन सकते हैं एमडी और सीईओ। इससे अच्छा अपना बिजनेस शुरू करके सीईओ बन लो। अगर किसी पर्टिकुलर दूसरे की कंपनी में अगर सीईओ बनना है तो उसके लिए काफी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो अपनी कंपनी में स्टार्ट करो और फिर